हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान के विषय में बातचीत की थी कि बीए प्रथम वर्ष में आपके कौन कौन से पेपर्स हैं। पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत का है और दूसरा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, दो पेपर हैं। और एक परीक्षा प्रणाली के बारे में बातचीत की थी कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न होगा और किस प्रकार से अलग अलग 3 यूनिट में जो बांटा गया होगा। इसमें पहले यूनिट में अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, 10 क्वेश्चन होगा, और फिर सेकंड में लघुतात्मक और फिर तीसरे में निबंधात्मक। तो इस प्रकार से इसके बारे में बातचीत की थी। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है और परीक्षा का जो पैटर्न है, आपको पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आपने जो बोर्ड से जो जिस प्रकार से स्कोरिंग नंबर आप लेके आते थे, वो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी में कुछ पैटर्न हटकर है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी करोगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने कल हमारा वीडियो बनाया था परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के बारे में, तो बहुत से विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी किया था। आशा रखते हैं कि ये जो विद्यार्थी, बाकी वाले जो विद्यार्थी हैं जो नहीं देख रहे हैं, वो भी इससे जुड़े रहे, जिससे कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस हो सके। क्योंकि अभी जो जब तक कोविड-19 चलेगा तब तक ये आपकी ऑनलाइन क्लास ही एक माध्यम रहेगा, आप और हमसे आपस में मिलने का एक ही माध्यम रहेगा, जिससे कि हमारी ऑनलाइन क्लासें एक निरंतर चलते रहे। आप लोग सहयोग करोगे तो हम ज़्यादा अपेक्षा करेंगे कि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर आपके सब्जेक्ट की जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बात करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, लंबे समय के बाद में ब्रिटिश गुलामी से जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद में हमें ये महसूस किया जाने लगा कि हमारे देश में भी एक संविधान एक होना चाहिए, जिसमें जो नियम और कानून बने हुए हो उसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सके। हालांकि संविधान निर्माण की जो मांग है वो आज़ादी से पहले भी उठी थी, लेकिन धीरे धीरे जब देश का संविधान, जब हम नज़दीक आज़ादी के हम नज़दीक आ गए, 15 अगस्त 47 को जब देश आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद में फिर हमारे देश में जो किस प्रकार से संविधान को लिखने की एक गति मिली थी, और उसकी एक तो हम बैकग्राउंड पे बात करेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण का बैकग्राउंड क्या था या इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही हुई है। और उसके बाद में जब देश में संविधान निर्माण का कार्य जब प्रगति पे था या कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, तो उस समय किस प्रकार की हमारे समक्ष एक चुनौतियां थी या किस प्रकार से दायित्वों को हमने देखा गया था। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। उस समय देश नया नया आज़ाद हुआ था, हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं थे, बेरोजगारी, गरीबी हमारे देश में बहुत सारा ज़्यादा थी, एजुकेशन जो लिटरेसी एक रेट है, वो साक्षरता दर है, वो भी बहुत कम थी, और हम खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं थे। तो उस दृष्टिकोण को, तमाम दृष्टिकोण और बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास में उस समय दो प्रकार के आइकॉन थे, एक तो अमेरिकन मॉडल था और दूसरा ब्रिटिश मॉडल था। अमेरिकी संविधान आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के जो संविधान है थोड़ा सा बहुत कठिन संविधान है। ब्रिटेन का संविधान थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, यानी कि जब चाहे तब संसद उसमें संशोधन कर सकती। तो हमने इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाते हुए एक मध्यस्थता रखी थी और कठोर एवं लचीलेपन के समन्वय को एक मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देश के जो संविधान सभा थी, विशेषकर जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के सदस्यों ने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और उन देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अनुकूल थी, उन व्यवस्था को हमारे देश के संविधान में जगह मिली थी, और जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान या भारतीय लोगों के अनुकूल नहीं थी, उस व्यवस्था को हमने दरकिनार किया था। तो इस टाइप का एक मॉडल हमारे सामने विकसित था। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, और जो संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे देश का जो एक मॉडल है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, उस आधार पर किस प्रकार से देश के संविधान का निर्माण किया गया था। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि सबसे पहले 1937 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की गठन की बात रखी थी। हालांकि वो एक वामपंथी नेता थे,
लेकिन उन्होंने 1937 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी कि भारत का एक खुद का एक संविधान हो और वो संविधान भारत में संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में 1937 की बात करते हैं तो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग रखी थी। ये एक लखनऊ कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था और लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान एक भारतीयों की इच्छा के अनुरूप हो, यानी कि 1935 में जो मांग चली थी 1935-37 में जो गांधी जी ने मांग चलाई थी और उन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो, यानी कि जब तक भारतीय देश का जो संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए ये भारतीयों की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर एक चुनी हुई संविधान सभा की मांग रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में जो संविधान सभा होगी वो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा का हम निर्वाचन करेंगे और वो संविधान सभा देश का संविधान को बनाएंगे। फिर मामला धीरे धीरे जब आगे बढ़ा और ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इसे एक संवैधानिक स्वीकृति दी और 1942 में भारत के संविधान निर्माण का एक प्रस्ताव बनाकर ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन ये 1942 में ब्रिटिश सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मांग के आधार पर उन्होंने एक संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक संविधान प्रस्ताव पर एक मसौदा तैयार किया गया और कहा गया कि और उसके लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया कि भारत में संविधान निर्माण की किस प्रकार से एक नींव रखी जाए और उसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट जो मंत्री थे और इसके साथ में 3 सदस्य और भी थे। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसमें मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनकी मांग ये थी कि भारत के 2 अलग अलग हिस्से हो और उनका खुद का अलग अलग संविधान हो, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो शुरू से जो मांग थी ये पृथक्करणवादी नीति थी। ये चाहते थे कि भारत के साथ में हम रहेंगे तो हमारे हितों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हम अलग से एक स्वतंत्र संविधान की मांग करेंगे। तो बाकी वालों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध दर्ज करा था, इसका क्रिप्स मिशन का जो 1942 में भारत में आया था। उसके बाद में फिर 1946 में 1946 में भारत में संविधान निर्माण की दिशा में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन 2 संविधान सभा की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया था। तो उस समय जब पाकिस्तान ने अलग से, मुस्लिम लीग ने अलग से, पाकिस्तान ने अलग से उनकी जो मांग रखी गई थी, लेकिन इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जब संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव रखा गया था भारत के सामने, उसमें ये व्यवस्था थी कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का एक चुनाव किया जाएगा, यानी कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा का जब गठन किया जाएगा तो 10 लाख की जनसंख्या का एक प्रतिनिधित्व करेगा संविधान सभा में। एक व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और उस ये कैबिनेट मिशन आया था जो 1946 की बात है, ये बात है 1946 में कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कहा संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि हम अलग से 2 संविधान की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा जो संविधान सभा में 10 लाख लोगों का एक डेलीगेटेड के रूप में उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके बाद में इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार उस समय जो हमारे देश में कुल 389 सदस्य, इसकी जो संविधान सभा थी इसमें 389 सदस्यों की एक सदस्यीय संख्या रखी गई थी कि जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार की थे। अब इसको अलग अलग भागा कर ये जो थी ये अलग अलग संख्या थी। 379
89 जो संख्या थी उसमें कुछ ब्रिटिश प्रांत के जो मेंबर थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें 299 संख्या थी, सॉरी 292 जो संख्या थी वो ब्रिटिश प्रांत से थी। उसके बाद में हमारे देश में कुछ काफ़ी देसी रियासतें भी उस समय अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो उसकी 93, ये जो 93 थी ये देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, ये देसी रियासतें थी, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत के मेंबर थे। और शेष जो 4 थे ये स्वतंत्र थे, ये कमिश्नरी क्षेत्र थे। इस प्रकार से तीनों को मिला करके ये जो था, अब ये जो देशी रियासतें थी इनको तो अलग छोड़ा गया था, और ये जो दोनों थी यानी कि ये जो थे 296 ये जो संख्या थी, इन संख्याओं का एक चुनाव के द्वारा इनका निर्वाचन करना था। अब उस समय तो ये देखा गया था कि एक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उस समय चुनाव करवाना संभव नहीं था, क्योंकि एक तो समय बहुत कम था, चुनाव संविधान सभा की गठन का जल्दी करना था। तो ऐसी स्थिति में उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे और उस समय ब्रिटिश प्रांत के जो ये सदस्य थे, उस समय ब्रिटिश प्रांतों के जो एमएलए थे, उनके द्वारा एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संविधान सभा का जो निर्वाचन किया गया था। और संविधान सभा का निर्वाचन करने के बाद में जब इसका जो परिणाम आया था, तो परिणाम के आधार पर ये देखा गया कि सबसे जो कम सीटें वो मुस्लिम लीग को उस समय सीटें मिली थी। तो इस चुनाव में 200 जो शून्य सदस्य थे उसमें से 213 तो सामान्य प्रतिनिधि थे, और उसके बाद में 70 जो 9 थे वो मुस्लिम थे और 4 सिख प्रतिनिधि थे। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो संविधान सभा में कम निर्वाचित हुए, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग को ये लगा कि अगर इस प्रकार से हमारे सदस्य निर्वाचित कम हुए तो इसका मतलब भारतीय जब देश का जो संविधान बनेगा तो उसमें हमारे जो हित है उस हमारे हितों को विशेष रूप से तवज्जो नहीं दिया जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में उन्होंने इसका उल्लंघन किया था। फिर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में जो 292 तो देशी ब्रिटिश प्रांत थे और 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में जो सदस्यों का जो प्रांतीय विधानमंडल थे, इन प्रांतीय विधानमंडल आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था। जो उस समय के जो ब्रिटिश प्रांत थे और उस ब्रिटिश प्रांत में जो वहाँ के जो विधानमंडल थे, उस विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ब्रिटिश में ये भारत में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किए गए थे। उस समय जो देश, अब ये तो हो गया था, इसमें तो क्या हो गया, ये 200 ये रियासतें, इसके तो क्या चुनाव हो गया, निर्वाचन हो गया, इसके लिए होना चुनाव के द्वारा। अब सबसे महत्वपूर्ण ये जो 93 थे, 19 जो देशी रियासतें थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को लेना था। तो इनके चयन का जो आधार था वो था कि रियासतों के प्रमुखों द्वारा आपस में विचार विमर्श करके इनका चयन किया जाए। इसके लिए क्या किया था, विचार विमर्श। विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार ये जो प्रश्न है आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान दें। तो उसमें जो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था और संविधान सभा में जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, उन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन आप वहाँ के रियासतों के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके प्रमुखों के आपस में विचार विमर्श करने के बाद में इनका चयन किया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हमारी जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। ये ध्यान रखना है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से चुनी हुई एवं नामांकित, ये शब्द है, ये कई बार एग्जाम में आता रहता है और कंपटीशन में भी कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, भारतीय संविधान सभा के बारे में। उसके बाद में
संविधान सभा में सीमित मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव किया गया था, क्योंकि उसमें ब्रिटिश प्रांत के जो मेंबर थे उन्होंने केवल चुनाव में भाग लिया था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना अनुसार जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव के दौरान ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208, सबसे ज़्यादा जो ये चुनाव हुए थे इसमें से कांग्रेस ने 208 सीटों पर चुनाव जीतकर सबसे बड़े एक यूँ कह सकते हैं बड़े दल के रूप में इन्होंने संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया था। और केवल 73 ये सीटें थी, ये सीटें इनको मिली हुई थी, मुस्लिम लीग को मिली थी सीटें। ये सीटें जो 73 सीटें केवल मुस्लिम लीग को उसमें मिली थी, और 15 जो अन्य सीटें थी जहाँ पे कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार थे या कोई छोटे मोटे ऐसे दल थे जिस दलों के जो सदस्य वो चुने गए थे। और ये जो 93 जो सदस्य थे ये तो देशी रियासतों के आपस में विचार विमर्श करके चुना गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा उस समय के लगभग सभी जो नेता थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए वो चुने गए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी, जिसको आप राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाते हैं, और मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, जिसको बाद में पाकिस्तान का एक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये दोनों ही संविधान सभा में नहीं चुने गए थे या इन्होंने संविधान सभा में इंटरेस्ट नहीं लिया था। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा ध्यान दें। संविधान सभा की चुनाव के पश्चात इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण 9 दिसंबर 1946 की संविधान निर्माण की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, ये तारीख कई बार पूछ लेते हैं विद्यार्थी, ध्यान रहे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने इसमें संविधान सभा में इसका बहिष्कार किया था, ठीक है ना। अतः पहली जो बैठक हुई थी उस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ही भाग लिए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी काफ़ी सदस्य थे जिन्होंने इसमें मुस्लिम लीग को कम संख्या मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने कहा हम इसमें साथ शामिल क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और ये सबसे वरिष्ठ उस समय के सदस्य थे। फ्रांसीसी प्रणाली की तर्ज पर इनका चयन किया गया था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में 3 महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में पूछा जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश का पहला राष्ट्रपति बना था, और संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन या अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, जिसको भारतीय संविधान सभा का एक भारतीय संविधान निर्माण का जनक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। उसके बाद में संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 11 दिसंबर को जब सेकेंड इसकी सभा हुई थी, 11 दिसंबर को सेकेंड संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, ध्यान रहे इसमें भी प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, क्योंकि अध्यक्ष तो सब याद रखते हैं, उपाध्यक्ष के बारे में बहुत कम विद्यार्थी जान के रखते हैं, और कई बार बुक्स में इसका हवाला भी नहीं दिया जाता है क्योंकि अध्यक्ष के बारे में ज़्यादा पॉपुलरिटी होती है। तो ये एक बार एग्जाम आरएस के कंपटीशन में पूछा गया था, और स्कूल लेक्चरर का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी ये थे, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव को उस समय नियुक्त किया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। माउंटबेटन योजना जो भारत विभाजन की जिन्होंने एक मांग रखी थी, और 3 जुलाई 1947 को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये घोषणा कर दी गई थी कि हम बहुत जल्दी ही भारत को उनकी स्वाधीनता दे देंगे, उन्हें आज़ाद कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम संविधान सभा की एक कहानी है कि किस प्रकार से संविधान सभा के गठन की स्थिति हुई, और संविधान सभा के विभाजन के पश्चात
जब माउंटबेटन योजना के अनुसार माउंटबेटन योजना जब भारत में आई थी तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, महात्मा गांधी से, जिन्ना से, सभी से इन्होंने अलग अलग प्रकार से कॉन्फ्रेंसिंग करके अलग अलग प्रकार से इनका एक इंटरव्यू लेकर के इन्होंने प्रयास किया था कि हर किसी भी स्थिति में देश का विभाजन न हो, भारत और पाकिस्तान एक ही रहे। लेकिन अंत में जब इसे देखा गया कि ये किसी भी स्थिति में साथ में रह सकते हैं, उसके बाद में इन्होंने दो अलग अलग डोमिनेंट राष्ट्र की घोषणा की थी, एक भारत था और दूसरा पाकिस्तान था। और आगे जाकर के 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हुआ था। तो इस प्रकार से जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद में स्वाभाविक है, एक जो संविधान सभा थी तो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उसके भी फिर टुकड़े हो गए, आधे संविधान सभा के निर्माण के लिए पाकिस्तान में चले गए तो आधे थे वो भारत में रह गए थे। उसके बाद में ब्रिटिश प्रांत के बाद में फिर भारत के जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 299 यानी कि लास्ट में 299 ये सदस्य ही भारतीय संविधान सभा के रहे थे और इन सदस्यों ने ही भारत के संविधान को निर्माण के रूप में काम किया था। और उस समय जो भारतीय संविधान सभा थी, आज़ादी के बाद में इनके पास में दो काम था। एक तो ये था कि ये भारत की पहली एक स्वतंत्र पार्लियामेंट थी, स्वतंत्र संसद थी। जिस समय संविधान सभा का कार्य चल रहा था तो उस समय तो ये संविधान निर्माण का कार्य करते थे, तो उस समय तो संविधान सभा के रूप में काम करते थे। लेकिन जब संविधान सभा का काम नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में वो एक संसदीय प्रणाली के रूप में भारत में एक स्वतंत्र एक संसद के रूप में कार्य करते थे। इसलिए इनके पास में दो प्रकार के कार्य इनके पास में आवंटित किया गया था। आज हम इतना ही काफ़ी करते हैं। अगला जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस हम ये कहेंगे कि देश का विभाजन के बाद में कुछ हम माउंटबेटन जो योजना भारत में आई थी उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसने क्या क्या प्रस्ताव लाया था और उस योजना के फलस्वरूप जब देश में संविधान सभा की जो विभाजन हो गया था, देश का विभाजन हो गया था, स्वाभाविक है संविधान सभा का भी विभाजन हो गया था। और विभाजन के बाद में फिर हम देखते हैं कि किस आधार पर किन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के संविधान का अलग अलग प्रकार से निर्माण हुआ था और आगे जाकर के किस प्रकार से एक परिस्थितियों ने जो मोड़ लिया था। तो इस टाइप का जो वीडियो हम आगे की बातचीत करेंगे। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं या जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो ध्यान दें, लाल बटन पर निशान पर उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और आपके जो मित्र अभी तक जैसे ग्रुप में, हालांकि काफ़ी विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ गए हैं लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों के पेरेंट्स ग्रुप में, तो मैं एक तो उनसे ये नहीं कहूँगा कि वो पेरेंट्स से ये निवेदन नहीं करूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए नया एक एंड्रॉयड फ़ोन ला कर दें, लेकिन हो सकेगा आपके पास में अगर आप फ्री हो जब अपने फ़ोन से तब वो यूट्यूब वाला जो चैनल है आधे घंटे पर बच्चों को भी अवेलेबल करवाए, जिससे कि बच्चे यूट्यूब चैनल को देख सके और अपनी ज्ञान पिपासा को दूर कर सके। धन्यवाद।